इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे दूसरे वक्ता श्री देवशंकर नवीन जी को। उनका जन्म 2 अगस्त 1962 में हुआ था। उन्हें अनेक राष्ट्रीय और प्रांतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। 16 वर्षों तक नेशनल बुक ट्रस्ट में उन्होंने संपादन कार्य किया और 5 वर्षों तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। फिलहाल वो भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट, प्रकाशन विभाग, साहित्य अकादमी एवं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, राजकमल प्रकाशन, वाणी प्रकाशन, किताब घर, अंतिका प्रकाशन, अनगिनत प्रकाशन है, मैं नाम गिनती चली जा सकती हूँ। उनके द्वारा मैथिली व हिंदी में उनकी 21 संपादित 24 और अनुदित 8 कृतियां हैं। प्रमुख हैं उनमें से साहित्य और समाज की बात, राजकमल चौधरी, जीवन और सृजन, अनुवाद अध्ययन का परिदृश्य, लोकमान्य मायानंद, अक्षर खंभा, भारत का प्राचीन इतिहास, सरोकार आदि। अंग्रेजी सहित कई अन्य भारतीय भाषाओं में उनकी रचनाएं अनुदित हैं। लगभग 2.5 दर्जन श्रेष्ठ संकलनों एवं स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में 350 से अधिक आलेख प्रकाशित हैं। 1991 में हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा श्रेष्ठ युवा कवि पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान सौहार्द सम्मान, डीबीडी कोशी सम्मान, बिहार सरकार राजभाषा विभाग द्वारा विद्यापति सम्मान, नई धारा रचना सम्मान आदि अनेक सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया है। उनकी 2 नवीन आलोचनात्मक कृतियां नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित साहित्य और समाज की बात तथा अंतिका प्रकाशन द्वारा प्रकाशित लोकमान्य मायानंद और एक अनुदित कृति ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित भारत का प्राचीन इतिहास विशेष रूप से चर्चित हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। धन्यवाद सर। देवशंकर नवीन जी। धन्यवाद रंजिता जी। सम्माननीय मधुकर आनंद जी, रंजिता जी, आदरणीय मेरे बड़े भाई और इस समय हिंदी के बृहत्त्रयी कवियों में से एक प्यारे अनुज और प्रसिद्ध समालोचक प्रोफेसर कमलानंद विभूति जी, पुष्पेन जी और सभी जुड़े हुए साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों के इस आयोजन नियोजन की प्रशंसा करना चाहता हूं, क्योंकि इसी सिस्टम से हिंदी दिवस के अवसर पर कल भी मैं जुड़ा था, जिसमें घनघोर अव्यवस्था थी। आप लोगों ने बहुत बढ़िया ढंग से संयोजन किया है और कार्यक्रम शुरू करने से पहले सभी अपने अतिथियों को एक बार जांच लिया कि वे ठीक से संचालित हैं या नहीं, और उस बीच में प्रतीक्षा करते हुए इतनी सुंदर सितार की धुन आप लोगों ने सुनवाई कि वह प्रतीक्षा का वह समय निरर्थक नहीं गया। धन्यवाद सर। इसलिए आप सबका अभिनंदन। ये आज का विषय है कोविड के दौरान साहित्य, और इस पर पिछले 1 सप्ताह से रंजिता जी से बात हो रही थी। तो जैसी बातचीत शुरू में कुछ रंजिता जी ने और कुछ मधुकर आनंद जी ने की कि निश्चय ही जो महामारी के चोट होती है, उस चोट को तो कुछ सरकारी और कुछ सामाजिक प्रयास से भर दिए जाते हैं, लेकिन हृदय में जो उसूल चुभते हैं वे साहित्य ही भरते हैं। यकीनन रंजिता जी ने बात सही कही। और कमलानंद जी ने जितने आंकड़ों के साथ और जितने संयोजन के साथ कवियों और कहानीकारों की और उपन्यासों की चर्चा की,
तो उस दिशा में जाने से बात का तो दोहराव होगा। पर यह जरूर है कि बातें उतनी ही है, इसलिए उसमें घूम फिर करके दोबारा कहना, कमलानंद जी ने एक इशारा किया था कि महामारी के दौरान जो कुछ लिखा गया है वह ऐसा नहीं है कि सब कुछ लिखा चला गया, अभी लिखा जाना बाकी है। एक सप्ताह पहले मदन भाई से चर्चा हो रही थी कि बेहतर साहित्य जो अनुभूति जब पकती है भीतर में, उसके बाद ही वह साहित्य के सही स्वरूप में आ पाती है। जब महाप्राण निराला की पुत्री सरोज का देहांत हुआ था, उसके देहांत के 20 वर्ष बाद वह कविता उतने ये प्रभावी ढंग से आ पाई, सरोज स्मृति। संभव है कि ये इस पिछले 1.5-2 वर्षों से जो हम लोगों ने कोरोना के दौरान भोगा है, इस पर सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं और इसमें कुछ श्रेष्ठ साहित्य अभी आने बाकी हैं, ऐसा हम ऐसी उम्मीद करते हैं। मगर इस दौरान इतना जरूर है कि हमें पीछे के, जिनमें से कईयों की चर्चा कमलानंद ने की है, कि पीछे के महामारी के और दुर्भिक्ष के और इस सब तरह की सामूहिक यातनाओं के जितने ये उस पर जितने साहित्य लिखे गए हैं, उन साहित्य ने इस दौरान अच्छे अध्यवसायी को बहुत बल दिया। ये जरूर है कि इस दौरान बहुत कुछ लिखा गया और संयोग ऐसा है कि फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप ने इतनी सारी सुविधाएं भी दे दी है कि जिस किसी व्यक्ति को मन में कोई भी भावना आई, तुरंत प्रतिक्रिया उन्होंने व्यक्त किया और बहुत से लोगों को तो अनावश्यक साहित्यिक होने का शौक भी चढ़ा और दंभ भी हुआ और वे सब बहुत सारी चीजें आई भी। तो मैं कुछ उन दिशाओं में संकेत करने की तरफ जाता हूं कि जो कुछ लोग इस सब तरह का काम करते हैं, उन्हें कुछ सोचने की जरूरत है कि साहित्य क्या होता है और कौन सा साहित्य हमें बेहतर, कौन सी कला, साहित्य भी एक कला है, तो कैसी रचना समाज को क्या कुछ दे पाती है। जिसमें मैं यह मानता हूं कि कोविड के दौरान जितना दुराचार जनजीवन के साथ हुआ, मानवीयता के साथ जितना अनाचार हुआ, साहित्य के साथ भी उससे कम अनाचार नहीं हुआ। कूद पड़े एक से एक लोग रचनाकार होने के लिए और इतने सारे सृजनशील लोगों की सृजनशीलता इतनी बढ़ गई कि यह जो एक फेसबुक और व्हाट्सएप हमारे सामने एक आसान सा साधन था, उसमें सब अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए मुखर हो उठे और मुद्रण की सुविधा और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चूल्हे चौके तक अपनी पहुंच बना लेने की व्यवस्था के कारण इस समय देश का हर तीसरा आदमी कवि है, हर चौथा आदमी कहानीकार है, हर पांचवा आदमी समालोचक है और हर छठा आदमी संपादक है। ये जो व्यवस्था चली है, इसमें सब जुट गए हैं और ये पूरा इस दौरान जो प्रतिक्रिया हुई इस महामारी में, तो पिछले साल 3 महीने तक कमलानंद जी और भाई मदन कश्यप जी जानते हैं जो मेरी दशा थी कि मुझे खाना बनाने नहीं आता और अकेले था और किसी का भी प्रवेश जेएनयू कैंपस में बंद था, जेएनयू के सारे ढाबे बंद थे, सारे मेस बंद थे। उस 3 महीने की दौरान जो यातना हुई मजदूरों की और बेबस लोगों की, जिस यातना को कमलानंद जी ने थोड़ा थोड़ा संकेत किया कि
दतवन बेचकर गुजारा करने वाली स्त्रियां, सड़क के किनारे भुट्टा पकाकर गुजारा करने वाली स्त्रियां, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूं, इसमें कपड़ों पर इस्त्री करके गुजारा करने वाला व्यक्ति, जो लॉकडाउन जब खुला उसके 2 महीने के बाद जब कबाड़ी वाले को कैंपस में प्रवेश दिया गया और उन लोगों की जो दशा देख रहा था, वे सारी स्थितियां एकदम से अभी भी रोमांचित हो रहा हूं कि उनके जीवन में क्या-क्या हुए। इस बीच बहुत सारे कारोबारी लोग हुए जो अचानक से उपकारी हो गए और विभिन्न चैनल पर आकर उन लोगों के लिए चंदा भी मांगने लगे। पता नहीं उन चंदों से किसका-किसका उपकार हुआ। तो हुआ ये कि ये इतनी जो अभिव्यक्ति की आजादी तो हर किसी को है। उस अभिव्यक्ति की आजादी में फेसबुक और व्हाट्सएप पर जितनी चीजें लिखी, वो 20,000 रुपए आजकल किसी के लिए बहुत अर्थ नहीं रखते। इस महामारी ने लोगों को बहुत कुछ सिखाया, पर लोगों ने सीखना नहीं चाहा। हम सब याद कर सकते हैं कि इसी कारोबार के, इसी महामारी के दौरान कितनी सारी खबरें आई कि मास्क, हैंड वॉश, हैंड रब, सैनिटाइजर, इन सब की कालाबाजारी होने लगी। अब ये महामारी भी जबकि ऐसी महामारी जिसको मदन भाई ने जिस कविता को अभी कमलानंद ने जिसका उल्लेख किया, वह एक प्रेम कविता है, वह कोई भक्ति की कविता नहीं है। स्पर्श का सुख, थोड़े दिनों पहले जानकारी मिली कमलानंद जी के, शायद जेएनयू में पढ़ाई के दिनों वो कमलानंद के शायद सहपाठी थे, बैचमेट थे, उनके पिता का देहांत हो गया। यहीं जेएनयू में बसंत कुंज में रहते हैं और मृत्यु के बाद दास, एक तो उनके पिता का कोरोना से उनकी मृत्यु हुई और 3 दिन बाद उनको खबर मिली कि आपके पिता का देहांत हुआ और दाह संस्कार होने के बाद जो श्राद्ध कर्म करना चाहते थे, उसके लिए कोई पंडित उनके घर नहीं आ रहे थे। अब तक जितनी महामारी हुई, उन महामारियों में कम से कम यह सुविधा थी, वो चाहे कामू के ये प्लेग की स्थिति हो या तुलसीदास के ये भीख न भिखारी को की स्थिति हो, यह महामारी ऐसी दारुण स्थिति इसकी थी कि स्पर्श से वंचित हो गया था मनुष्य। जिस मनुष्य की जिंदगी में स्पर्श इतनी बड़ी बात है, वो चाहे संतानों का स्पर्श हो, चाहे पति पत्नी का स्पर्श हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का स्पर्श हो, चाहे गुरु अपने शिष्य के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने का स्पर्श हो, उस स्पर्श से अलग होने के बाद मदन कश्यप को उस निरीश्वरता का बोध होता है। यह इतने बड़े प्रेम से वंचित करने वाली यह इस महामारी ने हम सबको तोड़ दिया। मगर इस बीच में ये जिस जनवृत्त की, जिस सेक्टर की चर्चा कमलानंद जी ने अपने वक्तव्य में की, उसका दुख अपनी जगह है, लेकिन जो थोड़े से जमा करके रखने में और थोड़े से ये थाली से मुंह तक हाथ जिनके जाएं उसकी सुविधा में जो कोई हैं, उन लोगों ने अब ये 20,000 रुपए उनके जुट जाएं तो ये सारी चीजें, इन अपनी सारी ये अनुभूतियों को वे छपा करके लेखकों की श्रेणी में, रचनाकारों की श्रेणी में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आमादा हैं, हो भी रहे हैं, आगे और भी आएंगे। और कमलानंद जी ने जहां इशारा किया कि आने वाले दिनों में अभी तो बहुत सारे दाने आएंगे और बहुत ढेर सारे भूसे भी आएंगे, वो समय तय कर देगा कि अब हम किन दानों को अपने घर में रखें। ये जरूर है कि इस बीच मदन कश्यप जैसे सिद्धहस्त कवि ने अपनी तात्कालिक अनुभूति को भी जब अभिव्यक्त किया तो वह एक अच्छी कविता के स्वरूप में आ गई। मगर
ये जो जितने लोग रचना क्षेत्र में कूद पड़े हैं, उनसे उनके बारे में मेरी धारणा यह बनती है कि अपनी अनुभूति के अभिव्यक्ति की आजादी तो सबको है, सबको ही करें। दुराचारियों की भी अपनी धारणा होती है और अभिव्यक्ति व्यक्त कर ये अपनी धारणा व्यक्त करने की उन्हें छूट रहती है, पर वैसी सारी अभिव्यक्ति साहित्य नहीं होती, क्योंकि उनमें मनुष्य के सामूहिक हित का संदेश नहीं होता। निजी अनुभूति की अभिव्यक्ति में सामूहिकता की धारणा अभिकर्ता की जीवन दृष्टि से आती है। यह जीवन दृष्टि कभी भारतेंदु हरिश्चंद्र को थी, जिन्होंने 1880 में 16वीं शताब्दी की प्रसिद्ध किताब मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया था दुर्लभ बंधु के नाम से। यह दृष्टि पाब्लो पिकासो को थी, जिन्होंने गुएर्निका की बमबारी को देख करके गुएर्निका शीर्षक से पेंटिंग बनाई। यह दृष्टि मदन कश्यप को है, जिन्होंने ये निरीश्वर जैसी कविता और आगे और भी कई सारी इस बीच उनकी लिखी हुई कई कविताएं पढ़ी है, जिसमें मुझे बहुत पसंद है उनकी 65 पार, 65 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद जो उन्होंने कविता लिखी। और भी कई कविताएं हैं, पर चूंकि मदन जी यहाँ बैठे हैं इसलिए उसका उल्लेख वे स्वयं करेंगे। उन कविताओं को कुछ एकाध कविता मैं रंजिता जी से निवेदन करता हूं और कमलानंद से भी कि आप लोग मदन भाई को रिक्वेस्ट ये करें कि उनमें से कम 1 या 2 कविता अपने वक्तव्य के बाद जरूर पढ़ें। निश्चय सर। तो ये जो दृष्टि थी और भी हमारे पुराने ढेर सारे मनीषियों को थी, आज भी हमारे बहुत सारे श्रेष्ठ रचनाकारों को है, लेकिन यह दृष्टि भारत में व्यापार करने आए फतवेबाज अंग्रेजों को नहीं थी, क्योंकि वे फतवे जारी करते थे। आज भी फतवे जारी होते हैं, और फतवा जारी करके अंग्रेजों ने जब कहा कि ये भारत के लोग पिछड़े हैं, रस्टिक हैं, वर्नाकुलर हैं, और उसी को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब दुर्लभ बंधु शीर्षक से मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया, तो उस समय हमारे जिन स्वाधीनता सेनानियों का मनोबल टूटा था, उस मनोबल को फिर से ऊंचा करने के लिए भारतेंदु उस किताब का अनुवाद करके यह बताना चाहते थे कि देख भाई अंग्रेज, ब्याज लेने की प्रथा भारत में भी है, कर्ज देने और ब्याज लेने की प्रथा भारत में होने के बावजूद हमारा भारत ऐसा नहीं है कि कर्ज लौटाने के लिए कलेजे का मांस मांगे, तुम्हारे यहां मांगा जाता है। यह दृष्टि पिकासो को थी कि उन्होंने गुएर्निका की बमबारी पर जब पेंटिंग बनाई, तो उस पेंटिंग के लिए उन नाजी पुलिस वालों को, ये नाजी अधिकारियों को ये दृष्टि नहीं थी, क्योंकि उस गुएर्निका शीर्षक की पेंटिंग से का जब बहुत प्रचार हुआ, तो पिकासो के घर पहुंच गए वे अधिकारी और उन्होंने कहा कि ये पेंटिंग आपने बनाई है। तो पिकासो ने सहज भाव से कहा, नहीं, ये आपने बनाई है। क्योंकि वो बमबारी उन्होंने न की होती तो पिकासो वैसी पेंटिंग नहीं बना सकते थे। इसीलिए मेरा कहना है कि मदन कश्यप जो कविता लिख रहे हैं, वे असल में वे नहीं लिख रहे हैं, उनसे ये स्थितियां लिखवा रही है। तो फिर से ये कहता हूं कि कोरोना बंदी की घोषणा होते ही, आप लोगों को पता नहीं उसको गौर किया या नहीं किया, उन दिनों एक कविता लिखी थी कमलानंद जी ने और मदन भाई ने, बड़ी तारीफ की थी उसकी, कि 23 अप्रैल को, शायद तिथि भूल रहा होऊंगा, 23 या 22 अप्रैल को कोरोना बंदी की घोषणा हुई, और अगले ही दिन बड़े बड़े फिल्मी सितारे और तारिकाएं हैंडरब बेचने, सारे साहूकारों के उत्पाद बेचने के लिए पहुंच गए।
और इन सारी जितनी सारी जनता रोटी को तरस रही थी, जिंदगी को तरस रही थी, अपनों से मिलने को तरस रही थी, उनको ये उपदेश देने लगे कि आप इस व्यापारी का ये सामान खरीदें। यह दृष्टि बाजार में रंगा हुआ परवल बेचते हुए उन व्यापारियों को नहीं है जो स्वयं तो परवल रंग रहे हैं और दूसरों के रंगे हुए परवल को घोषित कर रहे हैं कि वो तो रंगा हुआ सब्जी बेच रहा है, आप मुझसे लीजिए। ऐसी दृष्टि में मैं मदन भाई की वह जो कविता है कोरोना में 65 पार, उस कविता की शुरुआत ही उन्होंने यहाँ से की है कि बावजूद इसके कि समय कहीं अधिक तय करता है, सब कुछ तो समय ही तय करता है, लेकिन उनकी मान्यता है कि सरकारें भी बहुत कुछ तय करती है। पर ऐसा पहली बार हुआ कि दुनिया भर की सरकारों ने नागरिकों के मरने की उम्र तय कर ली। उसी कविता की एक पंक्ति है कि ईश्वर की तरह यह कोरोना भी चमत्कारी है। ईश्वर पर बहुत सारी चर्चा कमलानंद ने की और ईश्वर के होने और न होने की जो स्थिति उन्होंने बताई, ये सचमुच कई बार लगता है पूजा करने में, तो मुझे जो लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं उनसे मेरा यही प्रश्न होता है कि ईश्वर यदि सच में है तो 2012 में जो दिल्ली में जिनका अलग से कल्पित नाम दे दिया गया निर्भया, उस लड़की युवती के साथ जो कुछ हुआ, जितना हुआ, पूरी दिल्ली की जिंदगी 10 दिन 12 दिन तक एकदम से हैरान रही और उसके बावजूद उस घटना पर कोई असर नहीं हुआ, समाज पर उसका कोई असर नहीं हुआ। बिहार का एक समाचार याद कीजिए कि एक डॉक्टर, जो समाचार जब पढ़ा था तो मुझे ये लग रहा था कि हो न हो ये डॉक्टर आने वाले कुछ समय में आत्महत्या कर लें। उसके बाद उनके समाचार को फॉलो नहीं किया गया क्योंकि समाचार पत्र भी टीआरपी देखते हैं। जिस डॉक्टर को पेड़ में बांधकर और 12 राजनेताओं ने उसकी बेटी और उसकी पत्नी के साथ उसके सामने में बलात्कार किया, वे 12 लोग जब अपने घर लौटे तो उनमें से किसी की पत्नी ने, किसी की मां ने, किसी की बेटी ने, किसी की बहन ने उन 12 को ये कहा कि निकल जाओ तुम हमारे घर से, तुम्हारे लिए जो पर स्त्री का सम्मान नहीं करता उसके लिए मेरे सम्मान की भी कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ हमारे घर से। तो ये इतनी सारी दारुण घटनाएं होती हैं और उसी घटना पर 2-3 साल बाद आप सभी सुबुद्ध लोग हैं, आप सबको ध्यान होगा कि एक नए कलाकार पैदा हुए जिसने उस घटना को रिक्रिएट किया और जब खूब हंगामा हुआ तो कहा कि हम एक बोल्डली एक दृश्य को दिखाना चाहते हैं। भाई, बोल्डली बहुत कुछ दिखाया जा सकता है, लेकिन इस दारुण स्थिति को कभी सोचा कि ऐसा जो हम कर रहे हैं, इस तरह की टेलीफिल्म बना करके हम अपलोड कर रहे हैं, इसका उस लड़की के माता पिता की जिंदगी पर क्या असर होगा और इसका हम क्या दे पाएंगे। इसी में मदन भाई ने उल्लेख किया है कि ईश्वर की तरह यह कोरोना भी चमत्कारी है, दिखता कहीं नहीं है, हर जगह अपने होने का एहसास कराता है। मौत के सौदागरों, बताओ तो सही, क्या दुनिया में कोरोना के नाम पर उतने ही लोग मारे जाएंगे जितने ईश्वर के नाम पर मारे गए? तय तो कुछ ईश्वर ने भी नहीं किया था। अब इस पंक्ति को फिर से उनका संशय, जो जहां से इन्होंने मदन जी ने कविता शुरू की है, वहां से जोड़ कर देखिए तो जो कोई आज रच रहे हैं और कोरोना के समय की स्थिति को आगे रचने वाले हैं, उन सभी लोगों से
मेरा यह निवेदन है कि आप अपनी अनुभूति, कोरोना की अनुभूति साहित्य के रूप में, मूर्ति के रूप में, शिल्प के रूप में, पेंटिंग के रूप में अभिव्यक्त जरूर करें, लेकिन अभिव्यक्त करने की स्थिति ऐसी जरूर रखें कि उसमें सामूहिक हित की कोई भावना हो, क्योंकि प्रेमचंद ने बहुत पहले कह दिया है कि घटना का विवरण साहित्य नहीं होता। राजकमल चौधरी ने बहुत पहले कह दिया है कि आत्मस्थापन और आत्मविज्ञापन साहित्य का उद्देश्य नहीं होता। तो साहित्य वही होगा जो जितने सारे पीछे से लेकर अब तक के साहित्य की का उल्लेख कमलानंद जी ने किया, वो जैसे कामू का प्लेग या तुलसीदास की कविता या फणीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल, इन सारी स्थितियों से निपटते हुए वह साहित्य हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए आज भी है क्योंकि वह अपने समय की एक चिंता हमारे सामने रखता है, जो आज के परिदृश्य में हम देखते हैं तब भी उतना ही महत्वपूर्ण लगता है। इसलिए सृजन के क्षेत्र में कूद आए लोगों से मेरा ये निवेदन है कि बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, आप जो काम नहीं कर सकते वह नहीं करें, और साहित्य कुछ किताबें छपा लेने से अंततः साहित्यकार नहीं हो जाएंगे, क्योंकि छायावाद के समय में केवल 4 ही लोग रचना नहीं कर रहे थे। आज हमें प्रसाद पंत, निराला महादेवी के अलावा 5वें नाम हमें याद नहीं आते। तो आप सबने मेरी बात सुनी, जैसा रंजीता जी ने कहा था कि शायद बाद में कुछ प्रश्न उत्तर होगा, तो मैंने एक धारा से अलग जितनी बात कमलानंद जी की उनसे एक दूसरा मार्ग पकड़कर कुछ बातें आपके सामने रखी, लेकिन इस विषय पर, इन स्थितियों पर मदन जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, तो अभी उनको भी हम सुनेंगे। और वैसे मैं सुनता रहता हूँ और लगभग हर दूसरे तीसरे शाम उनका घंटा भर तक उनसे बात भी करता हूँ। तो अभी फिर से सुनेंगे एक संयोजित रूप में। आप सब ने मुझे अवसर दिया, रंजीता जी और मधुकर आनंद जी और पुष्पेन जी और आपके बैंक सिस्टम के सभी अधिकारी और बाकी जो बाहर के लोग सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बर सुखसार पावल तू अतीरे। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद देवशंकर नवीन जी। बिल्कुल सही बात, घटना के विवरण साहित्य नहीं होता। निज अनुभूति में जब जीवन दृष्टि मिल जाती है, जब समाज का चित्र प्रतिबिंबित होता है, तो साहित्य सृजित होता है। बिल्कुल सही बात है। और अब जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे,